वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का जो आपका मिड टर्म का एग्जाम हुआ है उसका आंसर की यानी मार्किंग स्कीम के ऊपर डिस्कस करेंगे क्या रहेगा आपका। हमने इससे पहले भी आपको आंसर की प्रोवाइड करवाया था बट वो हमने खुद आपको आंसर दिए थे। ये मार्किंग स्कीम है जो ऑफिशियली आया है एंड मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023-24 आप इस तरह से देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस का ये है और सब्जेक्ट के भी हम जल्दी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का, और ये याद रखना आपको ये मॉर्निंग शिफ्ट के लिए है। इवनिंग शिफ्ट का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब मैं वीडियो बना लूंगा तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आज की इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करते हैं। सामान्य निर्देश यानी पेपर का पैटर्न आप सभी बच्चों ने देख ही लिया होगा, जिसके अंदर टोटल 5 सेक्शन थे। 30 क्वेश्चन आए थे आपके, 1 से 12 एमसीक्यू क्वेश्चन, 13 से 18 तक 2-2 नंबर के, 19 से लेकर 23 तक जो है 4 नंबर के क्वेश्चन थे। 24, 25, 26 जो था आपका पैसेज कार्टून मानचित्र नहीं आया था आपका, एंड 27 से जो 30 तक थे 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन थे। ये सभी आपको पैटर्न पता होगा। हम डायरेक्ट आंसर की तरफ आते हैं एंड आंसर की को हमने इस तरह से बनाना है कि आपका जो पेपर था एंड पेपर को लेकर हमने उसी को क्वेश्चंस जो हमने खुद से अभी टाइप करके पूरा पेपर बनाया है एंड आंसर भी उसी के नीचे आपको दिख जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखेगा एंड मार्किंग स्कीम आया है तो उसके अंदर सिर्फ आंसर दिखेगा। हमने दोनों को मर्ज करके एक साथ आंसर की यहाँ पे बना दिया बिल्कुल पूरा सही तरीके से। ऐसा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें पूछा गया था भारतीय संविधान स्पष्ट करता है तो किसके पास निर्णय लेने की शक्ति होगी, वो स्पष्ट करता है। तो ये मैंने आपको आंसर की वाले जो मैंने खुद से बना के आपको प्रोवाइड करवाया था उसमें भी बताए थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है मिलान करने के लिए दिया गया था। जैसे कानून निर्माण की विधि हमने कौन-कौन से देशों से ली है, यहाँ पे यही क्वेश्चन है। संविधान में हमने कुछ सिद्धांत दूसरे देशों से लिए, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था। एंड इसमें अगर देखेंगे कानून निर्माण की विधि हमने ब्रिटिश संविधान से ही लिया। मौलिक अधिकार जो लिया हमने वो अमेरिका के संविधान से लिया। संघात्मक व्यवस्था सशक्त केंद्र वाली सरकार की जो है ये वाला हमने जो है ये कनाडा से ही लिया। एंड बंधुत्व का सिद्धांत ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया। तो कुछ इस तरह से ये आपको मिलान करना था एंड आंसर आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ये आपका ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मैंने बोल्ड कर दिया आंसर की है ये आपका पूरा। तो यहाँ पे पूछा गया था तीसरा क्वेश्चन कि इंग्लैंड के पास एक भी दस्तावेज नहीं है जिसे क्या कहा जा सकता है, संविधान। क्योंकि इंग्लैंड का संविधान कैसा संविधान है जो लिखित नहीं है, अलिखित संविधानों में ये काउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था आपसे, इनको जो है क्रम वाइज लगाना था कि कौन सी घटना कब हुई है। जैसे मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के विधेयक की मांग करी, अगर आप इसे देखेंगे सबसे पहले जो है यही हुआ था, फर्स्ट पे आपका ये हो जाएगा। अगर हम देखें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया, ये आपका जो है दूसरा हो जाएगा, ये दूसरा हुआ। एंड आगे देखें हम जो चौथा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से ये हटा दिया, ये आपका तीसरा हो जाएगा। इस टाइम पीरियड पे पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ और लास्ट के अंदर दक्षिण अफ्रीका संविधान का उद्घाटन किया गया था, फिर ये लास्ट में होता है। तो कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा। इसका अगर हम आंसर देखें तो ये आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 4th। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। बंदी प्रत्यक्षीकरण का आशय क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है? इसका मतलब पूछा गया था। तो अदालत आदेश देती है कि गिरफ्तार जो भी व्यक्ति है उसको उसके सामने प्रस्तुत किया जाए। आप सभी को पता होगा कि 24 घंटे के अंदर अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर जो है उसे पेश करना पड़ता है, वरना उसे छोड़ देना पड़ता है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है जिसमें अदालत खुद आदेश देती है कि गिरफ्तार जो भी व्यक्ति है उसको उसके सामने प्रस्तुत किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका पूछा गया था अभिकथन और कारण वाला, जिसके अंदर समानता का अधिकार भारत के नागरिकों को दिया गया एक महत्वपूर्ण अधिकार है, ये सही है। रोजगार में अवसर की समानता है, तो ये भी सही है। अभिकथन ए और आर दोनों सही है और कारण जो आर है अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए इसका आपका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कितने कार्यकाल के लिए की जाती है? तो वो है 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मैंने आपको जो एमसीक्यू क्वेश्चन कराए थे, मैंने पहले भी बताया कि आंसर की मैंने खुद से बना के भी दिया था। आंसर्स वही होंगे। इसके अंदर जो है जो बड़े क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर हम कुछ डिटेल में देखेंगे कि और इन्होंने क्या आंसर दिए हैं। भारत में चुनाव कौन संचालित करता है? तो भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत का निर्वाचन आयोग है, जिसे चुनाव आयोग भी आप इसे कह सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो है राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वीं की तरफ आए। राज्य स्तर पर कार्यपालिका में शामिल कौन-कौन होते हैं? तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसके जो है मंत्री परिषद। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वीं की तरफ आए। 1989 के बाद भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किससे प्रभावित हुई?
तो 1989 के बाद क्या होता है, बहुदलीय गठबंधन की सरकारें आ जाती है, तो इसका प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ आते हैं। अध्यात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति ही किसका प्रमुख होता है, किसका मुखिया होता है? तो मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था राज्य और सरकार दोनों का ही होता है इसके अंदर। एंड अगर हम देखें तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, देश का। राइट आंसर इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12वें की तरफ आए तो भारत में अपील की सर्वोच्च जो है अदालत कौन सी है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। जो भी है सबसे बड़ी जो हमारी न्यायालय है वो है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसे इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं। तो ये 1 से लेके 12 तक आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे, जो सभी जो है 1-1 नंबर वाले थे। ये आपका आंसर की है। आगे की तरफ आए, अब सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं हम। इसके अंदर आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। जैसे 13वां है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दी गई किन्हीं 2 नीतियों के बारे में आपको बताना है। तो लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, समान नागरिक संहिता, मादक शराब के सेवन पर प्रतिबंध। किन्हीं 2 नीतियों को आपको बताना है। यहाँ पे मैंने आपको 4 दे रखे हैं, यानी आंसर की में जैसा आया मैं आपको वैसा दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये आपके आंसर की में ही दिया गया है 4 पॉइंट, तो 4 में से किसी 2 का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 14वें की तरफ चले तो लोकसभा का चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार के लिए आवश्यक मतलब लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो उसकी योग्यता पूछी गई थी। एंड इसके अंदर देखें तो मैंने आपको बताया था कि भारत का नागरिक होना चाहिए। हर चीज जब भी ये पूछे किसी भी पॉलिटिकल लीडर की क्या योग्यता होनी चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी जो है उसके ऊपर जो है केस नहीं होना चाहिए, ठीक है? मतलब कोई भी अपराध का मामला उसके खिलाफ दर्ज ना हो, ये सारी चीजें। ये आप 2-3 पॉइंट आपको कॉमन मिलेगी सब। अगर हम देखें लोकसभा की बात हुई है तो 25 वर्ष होनी चाहिए, यहाँ पे बोला गया है। अगर लोकसभा में चुनाव में आपको खड़ा होना है उम्मीदवार के रूप में, तो आयु आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत सरकार के अधीन कोई लाभ का पद जो है धारण नहीं करना चाहिए और मानसिक रूप से अस्वस्थ होना चाहिए। अस्वस्थ जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो मतलब ये आपके पॉइंट होंगे जिसके लिए जो है लोकसभा का चुनाव लड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15वें की तरफ आएँगे, तो ये है आपका सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली के किन्हीं 2 लाभ, क्या-क्या लाभ है? तो संपूर्ण चुनाव प्रणाली को समझना जो है बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, तो ये हम आसानी से समझ पाते हैं। चुनाव के समय मतदाताओं के सामने जो है विकल्प भी प्रस्तुत किया जाता है। उम्मीदवार की जीत को निर्धारित करना सरल है कि कौन जीता, कौन हारा, ये भी सरल रहता है। तो इसमें आप ये लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 16वें की तरफ आएँगे, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। तो इसमें यही है कि जाति, धर्म, लिंग हो गया, नस्ल हो गया, किसी की परवाह या किसी का जो है भेदभाव किए बिना जो है नागरिकों को वोट देने का अधिकार, जो 18 वर्ष के या उससे ऊपर है, सभी नागरिकों को लोकतंत्र में मतदान करने के लिए वो स्वतंत्र है। तो ये सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। 17वें क्वेश्चन की तरफ चले, पूछा गया था मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं? तो मंत्री परिषद के बारे में बताना है कि उनका सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या है? तो कार्यपालिका संसद की एक कार्यकारी समिति है और ये सामूहिक रूप से संसद की ओर से शासन करती है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। अर्थ है कि जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है, उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। सामूहिक जिम्मेदारी कैबिनेट की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसका होने का तात्पर्य यह है कि एक भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव होने पर पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। तो ये मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब किसी एक को भी देना पड़ता है। अगर कोई एक से भी जो है अगर हुआ है गलती, तो सबको जो है किसी एक के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव होता है जारी, तो सभी के सभी जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, उनको इस्तीफा देना होता है। आगे देखिए अविश्वास प्रस्ताव क्या है? ये कार्यपालिका को किस प्रकार नियंत्रित करती है? अविश्वास प्रस्ताव वो होता है कि जैसे कोई लीडर है, अभी मान लेते हैं जो गवर्नमेंट चल रही है बीजेपी की चल रही है, ठीक है? रूलिंग पार्टी कौन-सी है? बीजेपी है। एंड वहाँ पे जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ठीक है? तो अगर हम देखें जो अपोज़िशन होता है, जो उनके खिलाफ के होते हैं, जैसे कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गई, ये सब उनके विपक्ष में है। तो अगर विपक्ष वालों को लगता है कि अभी इनके पास क्या है कि अब प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको पता है कि उनके पास क्या होनी चाहिए? सांसद की सीट, लोकसभा का जो है बहुमत प्राप्त होना चाहिए। तो इनको लगे कि नहीं है प्राप्त, तो वो दोबारा क्या कर सकती है? अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है और बीच में ही जो है प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा देती है। ठीक है? लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अभी जैसे हाल ही में अगर देखें, तो बीजेपी के खिलाफ भी जो है अविश्वास प्रस्ताव आया था, जिसके अंदर ये सोचा गया था कि मतलब कन्फर्म नहीं रहता है कि वो जो है अपने पद से हटेंगे कि नहीं हटेंगे, लेकिन लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। इससे क्या होता है ये मेन अगर देखें इसका उद्देश्य क्या रहता है, तो सरकार को अपनी बातें मनवाना या सरकार को अपनी ओर जो है ध्यान आकर्षित करने के लिए एक तरह से किया जाता है। बाकी यहाँ पे आप पढ़ेंगे अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रक्रिया है।
जो विपक्ष को सरकार के बहुमत और शासन करने की क्षमता को चुनौती देने की अनुमति देती है। जब कोई सरकार संसद से बहुमत खो देती है और यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको इस्तीफा देना पड़ता है अगर इनके पास बहुमत नहीं होता है तो। कुछ इस तरह से मतलब ये समझिए कि जैसे प्रधानमंत्री 5 साल अपने कार्यकाल मतलब रहते हैं, प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, उनको बीच में भी हटा सकते हैं। कैसे? अविश्वास प्रस्ताव लाकर। यही है जो इनको बीच में भी इनके पद से हटाया जा सकता है। तो ये सभी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे। आगे आएँगे हम क्वेश्चन नंबर जो है 4-4 नंबर वाले पे एंड ये सेक्शन सी होगा आपका। तो 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन पे चले। संविधान के निर्माण के बारे में पूछा गया था कि किस प्रकार से जो है गठित संविधान सभा की संरचना का वर्णन करें। संविधा संविधान सभा के लिए गठित संविधान सभा की संरचना आपको बतानी कि जो संविधान सभा था, उसकी संरचना कैसी थी? अगर हम देखें यहाँ पे ये बताया गया कि हालाँकि संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा जो है नहीं चुने गए थे, फिर भी सभा को एक प्रतिनिधि संस्था बनाने का गंभीर प्रयास किया गया था। आप सभी को पता होगा, सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा जो है चुने नहीं गए थे, इनडायरेक्टली चुने गए थे लोग यहाँ पे एंड फिर भी जो है सभा को जो है एक प्रतिनिधि संस्था बनाने के लिए गंभीर प्रयास किए गए। संविधान सभा की संरचना में अगर हम देखें तो सभी धर्मों के सदस्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो दिया गया। उसके अंदर विधानसभा में कांग्रेस का वर्चस्व था, लेकिन वह स्वयं इतनी विविधतापूर्ण पार्टी थी कि वह लगभग सभी प्रकार के विचारों को अपने भीतर समाहित करने में सफल रही। अब मेन तो ये आपको आप सोचेंगे कि ये लिखा हुआ क्या है, तो ये आप एक तरह से कह लीजिए कि ये भूमिका है। संरचना अगर देखें तो यहाँ से होता है आपका स्टार्ट कि प्रत्येक प्रांत को, प्रत्येक रियासत या राज्यों के समूह को उनकी संबंधित आबादी के अनुपात में जो है सीटें जो है बाँटी गई यानी आवंटित की गई। प्रत्येक प्रांत में सीटें जो है 3 मुख्य समुदाय मुस्लिम, सिख और सामान्य के बीच वितरित की गई। प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपना चुनाव किया। एकल संक्रमणीय वोट के साथ जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि द्वारा जो है अपने प्रतिनिधि चुने। तो ये है कि संरचना के बारे में पूछा गया था कि संविधान सभा आखिर बना कैसे? ठीक है, संरचना आप डाल सकते हैं यहाँ पे, ये भी लिख सकते हैं कौन अध्यक्ष बना, कौन स्थायी अध्यक्ष, ठीक है? ये सारी चीज़ें अस्थायी अध्यक्ष लिख सकते हैं आप, वो भी ज़िक्र कर सकते हैं, आपने किया भी होगा अगर आंसर लिखा होगा। बाकी आंसर की में कुछ इस तरह से दिया गया है, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, लेकिन ये 4 नंबर का है तो ये देखिए आंसर की जो होता है ना एक्सप्लेन नहीं करता आपको, टू द पॉइंट आंसर दे देता है। तो ये याद रखना है आपको कि एक्सप्लेन करना होगा आपको, इसका मतलब ये नहीं है आंसर की में ये है और आपने इतना ही लिख दिया तो पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं। ये हिंट के लिए होता है, सिर्फ आप पॉइंट कह लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20वें की तरफ आएँगे तो संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा किस प्रकार की जाती है? तो संविधान द्वारा जो है किस प्रकार की जाती है, सभी क्वेश्चन जो आपके पेपर में आए थे, लगभग मैंने आपको बताया था 90% से ज़्यादा हमारे क्वेश्चन सेम आए जो हमने सैंपल पेपर वाली वीडियोज़ करी थी। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा किस प्रकार करती है? तो मौलिक अधिकार देश के संविधान द्वारा जो संरक्षित और गारंटी रहते हैं यानी जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा जो हमारा जो है संविधान करता है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार बताए गए कि कितने ये आपके मौलिक अधिकार है, ठीक है? जिसे सूचीबद्ध किया गया है संविधान में। उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान भी बनाया गया है जिसके अंदर न्यायपालिका को शक्ति दी गई है, किस तरह जो है उनकी रक्षा जैसे मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार जो है उसका उल्लंघन ना करे, ठीक है? सरकार द्वारा भी उनका उल्लंघन ना किया जा सके और न्यायपालिका के पास सरकार के कार्य द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से बचाने की शक्ति और जिम्मेदारी है, जिसके अंदर वो रिटें जारी करते हैं, आप सभी को पता होगा कई प्रकार की रेट होती है जिन्हें जारी करता है जो है न्यायपालिका। कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा 20वां। आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 21। 21 क्वेश्चन है आपका, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग के क्या मानदंड निर्धारित करता है? यानी जो है चुनाव आयोग है जिसकी चुनाव कराने की जिम्मेदारी है हमारे देश के अंदर, क्या-क्या मानदंड निर्धारित करते हैं वो? तो भारत का चुनाव आयोग एक स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में उभरा है, जिसने चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्तियाँ हैं। उसके पास अपनी शक्तियाँ हैं कई, जिसके अंदर चुनावी प्रक्रिया या की पारदर्शिता की रक्षा के लिए चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम करता है। संविधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल को सुरक्षा देता है। तो ये आप इसके अंदर लिखेंगे। बाकी और भी चीज़ें इसके अंदर ऐड की जा सकती हैं। इसके अंदर 8वें में पूछा गया था क्वेश्चन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में एंड सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली में अंतर। तो ये भी क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी करा रखे हैं। जैसे सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को बोलते हैं पी एफपीटीपी यानी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ये है एंड यहाँ पे पीआर या समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है। सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली में क्या होता है, ये भारत ने जैसे हमने अपना रखा है,
इसके अंदर देश को अगर हम देखें तो कई सारे हिस्सों में बाँट देते हैं। जैसे आप देखेंगे भारत है, भारत को देखें हम, तो वहाँ पे देखेंगे कई सारे स्टेट है भारत एंड इसको जो है यहाँ पे बोला गया है देश को छोटी-छोटी भौगोलिक इकाइयों में बाँट देते हैं जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से जो है एक प्रतिनिधि चुनता है, जैसे कि आपको पता होगा एक प्रतिनिधि चुना जाता है। मतदाता जो है वोट देने वाले को मतदाता बोलते हैं, वो एक प्रत्याशी को वोट देता है। पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें जो है विधायिका में मिल सकती है। विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं है कि वोटों का स्पष्ट बहुमत मिले, उदाहरण यूपी और भारत के अंदर ये चीजें हैं। वहीं समानुपातिक में क्या होता है, किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक ही निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। मतलब किसी एक क्षेत्र को ही मान लिया जाता है कि ये निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ मतलब चुनाव होगा। ठीक है? यहाँ पे अगर देखें भारत के मतलब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के साथ करा था, तो छोटी-छोटी कई जगह होती है चुनाव कराने के लिए, लेकिन यहाँ एक ही जगह है। एक निर्वाचन क्षेत्र से जो है यहाँ एक ही से कई जगह कई लोग चुने जाते हैं। मतदाता पार्टी को वोट देते हैं। प्रत्येक दल को प्राप्त मतों के प्रतिशत के अनुपात में विधायिका में सीटें मिलती है और विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है। उदाहरण के लिए इज़राइल और नीदरलैंड के अंदर ये होता है। तो ये आपका आ जाएगा ये वाला। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को, संसद द्वारा कानून बनाने निर्माण की जो है, अब कानून कैसे बनता है ये चीज़ें बताई भी थी मैंने आपको पहले। कई चरण होते हैं कानून बनने के लिए। जैसे किसी भी विधेयक का मसौदा जो है संबंधित मंत्रालय द्वारा जो है तैयार किया जाता है। फिर कोई विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में सदन के किसी सदस्य द्वारा जो है पेश किया जा सकता है। सबसे पहला ये होता है कि लोकसभा या राज्यसभा उसमें से किसी भी सदन में पेश किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ये याद रखना। वहाँ से पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। बिलों पर चर्चा का जो है बड़ा हिस्सा समितियों में होता है। सदन में विधेयक पर प्रस्तुत पर चर्चा होती है। फिर उसके बाद जो है कमेटी जो है सिफारिश सदन को भेजी जाती है। ये कानून बनाने की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। बिल स्वीकृत या अस्वीकृत होता है, इसमें पता चलता है। तो दूसरा चरण होता है एक तरह से, ठीक है? दूसरी प्रक्रिया है। तीसरे और अंतिम चरण में जो होता है मतदान होता है, वोट देने आते हैं, मतलब कि कौन-कौन इसके साइड है कि ये कानून बनना चाहिए, कौन-कौन नहीं चाहता कि ये कानून नहीं बनना चाहिए। तो ये होता है आपका तीसरा और अंतिम चरण एंड इसमें अन्य सदन अनुमोदन करता है या सिफारिशें देता है। संसद का संयुक्त सत्र यदि आवश्यक हो तो वो भी बुलाया जाता है। यदि कोई गैर धन विधेयक एक सदन द्वारा पारित किया जाता है, तो इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है, जहाँ ये बिल्कुल उसी प्रक्रिया से गुजरता है। राष्ट्रपति की मंजूरी देते ही जो है वो एक जो विधेयक होता है वो कानून बन जाता है। लेकिन अगर वो राष्ट्रपति मंजूरी नहीं देते तो वो क्या है पुनर्विचार के लिए वापस भेज देते हैं। फिर बिल जो है जो पेश किया गया है वो कानून बन जाता है। तो कुछ इस तरह से कानून बनने की प्रक्रिया रहती है। इसी के 8वें में पूछा गया था लोकसभा जो है राज्यसभा के से अधिक शक्तिशाली किस प्रकार है आपको बताना है। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आपको लोकसभा में क्या है सांसदों की अगर लोकसभा के सदस्य देखें तो वो ज़्यादा है राज्यसभा की तुलना में। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं आप, यहाँ पे अगर देखें जो लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे यह एक प्रतिनिधि निकाय के रूप में कार्य करता है जो नागरिकों को अपने देश के निर्णय लेने की प्रक्रिया में आवाज उठाने की अनुमति देता है। सबसे पहले ये है क्या फिर बताया गया है। ये सुनिश्चित करता है कि सरकार लोगों के प्रति क्या हो जवाबदेह बनी रहे। ये महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस और चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करे जिससे प्रभावी नीति और कानून के निर्माण में अनुमति मिलती है। ठीक है? हाँ, आगे देखिए यहाँ पे बताया है, लोकसभा जैसे मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। यदि लोकसभा के अधिकांश सदस्य यह कहे कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर भरोसा नहीं तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो ये भी कह सकते हैं आप कि इनके पास जो है बड़ी जो है शक्ति है लोकसभा, मतलब प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं और मंत्रिपरिषद को पूरा का पूरा जो है इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो इनके पास ये शक्ति है। ये लिख सकते हैं आप इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आएँगे, जो कि आपका 4 नंबर वाले में लास्ट क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूछा गया कि उनके क्षेत्राधिकार क्या-क्या हैं, ठीक है? प्रमुख अधिकार क्षेत्र क्या है यही पूछा गया। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, संविधान द्वारा लगाई गई सीमाओं के भीतर कार्य करता है और सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों और उत्तरदायित्वों को संविधान द्वारा जो है परिभाषित किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार देखिए हम तो मौलिक, अपीलीय और सलाहकारी इस तरह के हैं। मौलिक में जैसे संघ और राज्यों के बीच और राज्यों के बीच विवादों का क्या है निपटारा करते हैं। अपीलीय में दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक मामलों में निचली अदालतों से अपील की सुनवाई करता है। सलाहकारी के अंदर सार्वजनिक महत्व और कानून के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो ये आपका सलाहकारी हो गया, अपीलीय हो गया, मौलिक हो गया, ये इनके क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर का। आगे आएँगे अब सेक्शन जो है आपका डी आता है, खंड डी, और इसके अंदर जब सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका गद्यांश के ऊपर है 24। इसमें से आपको हिंट मिल जाएगा, इसमें आपको पढ़ना है एंड इससे आंसर देने हैं। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एक बार। क्वेश्चन जैसे पूछा गया है, चुनाव कब लोकतांत्रिक माने जाते हैं?
तो आप ऑप्शन पढ़ेंगे ना, आप सभी को ऐसे ही पता चल जाएगा बिना पढ़े। चुनाव कब लोकतांत्रिक माने जाते हैं, क्वेश्चन पूछा गया, तो मतदाताओं को डरा धमकाकर चुनाव कराया जाता है, ये हो ही नहीं सकता ना। मतदाताओं को पैसा देकर चुनाव कराया जाता है, ये भी नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक कब माने जाएंगे, जब चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से कराए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। किसी भी चुनाव प्रणाली की कसौटी क्या है, तो वह तीव्र और पक्षपाती चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित कर सके, ये हो ही नहीं सकता। पक्षपाती यहाँ पे बात हुई है, हो ही नहीं सकता। वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित कर सके, तो ऑप्शन जो आपका बी है वो सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चले। 1989 में मतदान की आयु घटाकर कितनी कर दी गई थी, तो 18 वर्ष कर दी गई थी वोट डालने की आयु। क्वेश्चन नंबर 4 है, मतदाताओं की आकांक्षाओं को चुनावी परिणामों में न्यायपूर्ण ढंग से कैसे व्यक्त हो सकती है, तो निष्पक्ष चुनावी नतीजे द्वारा जो है हो सकता है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 24। आगे आएंगे तो चित्र वाला क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे ये कार्टून वाला है आपका, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। एंड इसके अंदर जैसे पूछे गए क्वेश्चन है, भारत में सरकार का नाम मात्र का मुखिया कौन होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन कर रहा है, यहाँ पे देखें हम तो प्रधानमंत्री, जो कि है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संसदीय कार्यपालिका में प्रधानमंत्री किसे बनाया जाता है, जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल होता है, एक तरह से जो है वही जो है इस प्रधानमंत्री बनता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बाकी इसे आप पूरा एक्सप्लेनेशन के लिए पढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे आएंगे तो ये जो है उन बच्चों के लिए था जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, उनके लिए पूछा गया क्वेश्चन था, मंत्रिपरिषद का चयन कौन करता है, तो वह प्रधानमंत्री। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी और क्यों। तो लोकसभा में अगर देखें आप, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा में बहुमत दल। अब देखिए आंसर की ये ऐसा है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो है अजीब तरह का ये आंसर दिया हुआ है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा में, लोकसभा के सदस्यों के प्रति, ठीक है, मतलब संसद के प्रति जो है पूरा का पूरा देखें तो ये उत्तरदायी है। आगे देखिए अब तीसरे क्वेश्चन को, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में किसे जो है, आप सभी को पता होगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चयन करता है। उसके अंदर जो है किसको करता है वो, जिसको प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी इसलिए क्योंकि मंत्रिपरिषद का गठन, ये देखिए यहाँ पर ये इसका आंसर है दूसरे वाले का। एंड आंसर की में सेम ऐसा ही था, शायद गलती से जो है इसका आंसर इधर रह गया, मैंने भी नहीं देखा इसको, बाकी आंसर की में ऐसा ही था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी इसलिए है क्योंकि मंत्रिपरिषद का गठन क्या है, विधायिका के निर्माण के बाद होता है। एंड यहाँ पे पूछा गया था राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है, तो जिसको सबसे ज्यादा जो है मतलब बहुमत हासिल होगा लोकसभा में, लोकसभा में बहुमत होगा तो उसे ही राष्ट्रपति क्या है, चुनेगा प्रधानमंत्री के रूप में। आगे जो क्वेश्चन है आपका 26, ये है आपका ये चित्र वाला, ये एक तरह से, एंड इसमें चित्र दिया हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, मैंने जो है चित्र को थोड़ा चेंज कर दिया है, मतलब चेंज करने का मतलब है कि मैंने बुक से ले लिया कि आपको साफ दिखाई दे पूरा। जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे चित्र वाले, मैंने ये बुक से ले लिए, चित्र की साफ दिखाई दे। क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए थे, जैसे उपयुक्त चित्र में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन दिखाया गया है, तो शोषण विरोध अधिकार। कितनी आयु तक के बच्चे काम पर लगाना मना है, तो 14 वर्ष से जो भी कम बच्चे हैं, उम्र के कम बच्चे, उनको जो है कोई भी ऐसे काम में नहीं लगाया जा सकता। तीसरे क्वेश्चन को देखो, उपयुक्त चित्र में दिखाए गए अधिकार के उल्लंघन के फलस्वरूप किस न्यायालय में याचिका दाखिल की जा सकती है, तो सर्वोच्च न्यायालय में किया जा सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का क्या अर्थ है, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार का अर्थ है कि हमें यानी 14 वर्ष से उससे नीचे के बच्चों के जो है कोई भी जो है काम पे नहीं लगा सकता, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। दृष्टिबाधित के लिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या पर है, एंड ये पूछा गया था, संविधान निम्नलिखित आयु कितने उम्र को रोक लगा सकता है, तो 14 वर्ष हो गया। डॉक्टर अंबेडकर किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा मानते, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि है आर्टिकल 32। एक आरोपी या अभियुक्त को कौन सा अधिकार दिया गया है कि वो जो है किसी भी व्यक्ति ने अपराध किया है, तो वो अपराधी को क्या है, उसकी सजा के लिए एक बार ही उसको सजा दी जा सकती है, दूसरी बार नहीं, एक अपराध की एक ही बार सजा। भारतीय नागरिक के कितने मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिए गए, तो 6 मौलिक अधिकार आप सभी जानते होंगे। तो ये आपका हो गया है सेक्शन डी, एंड लास्ट आपका आता है सेक्शन ई, जो कि 6 नंबर के इसके अंदर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, जो कि सेक्शन ई का है। एंड यहाँ पे पूछा गया था भारतीय संविधान का निर्माण जो है किस तरह हुआ, बताना है आपको। तो भारतीय संविधान के निर्माण में आप बता देंगे कि संविधान सभा के बारे में भी आप लिख देंगे यहाँ पे, फिर संविधान का निर्माण कब बना, कौन कौन किस किस की भूमिका रही, कितना टाइम लगा बनने में,
ठीक है, यहाँ पे जैसे देखेंगे संविधान सभा द्वारा जो है यहाँ पे लिख देंगे भूमिका में कि संविधान का निर्माण जो हुआ वो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। संविधान सभा ने जो है मिलकर बनाया। इसकी पहली बैठक कब हुई? जैसे 9 दिसंबर 1946 को हुई और 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के लिए संविधान सभा के रूप में पुनः एकत्रित हुई। क्योंकि भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है तो दोबारा से एकत्रित होती है यहाँ। इसके सदस्यों को भारत अधिनियम जो है 1935 के तहत जो है स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा जो है अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जो है किया गया था। जो इसके सदस्य थे अप्रत्यक्ष द्वारा चुनाव कराए गए थे, वो इसके अंदर शामिल थे। सभा के सदस्यों ने चर्चा और तर्क वितर्क पर काफी जोर दिया। संविधान के प्रत्येक खंड की जांच की और बहस करी। उद्देश्य संकल्प हो गया आपका अधिकार विधेयक 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। संविधान जो है फिर 1950 को लागू हो जाता है। इसके अंदर ये चीजें लिख सकते हैं, बाकी और भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव जो है पारित किया था, लाए थे। ठीक है, उसके अंदर जो हमारा संविधान क्या रहे, कैसे बनेगा, क्या उद्देश्य रहेगा, वो सारी चीजें बताई। वो भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर। संविधान के कोई 3 कार्य पूछे गए तो ये इसी के 8वें में क्वेश्चन में पूछा गया है। संविधान के 3 कार्य मैंने ये क्वेश्चन सारे करवाए हुए हैं आपको एंड आंसर की में कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि संविधान मौलिक सिद्धांतों का एक समूह है जिसके अनुसार एक राज्य का गठन या शासन किया जाता है। यह समाज की सामूहिक भलाई के लिए सरकार को शक्तियां भी देता है। सामूहिक भलाई इसके अंदर आप लिख सकते हैं। सरकारों के साथ लोगों को संबंध जो है संविधान द्वारा तय किया। सरकार के साथ लोगों का संबंध यानी सरकार और लोगों के संबंध को स्थापित करना एक तरह से ये कार्य है। सरकार और समाज की आकांक्षाओं को पूरा करना ये भी कार्य है इनका। संविधान द्वारा जो है संविधान सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जो समाज की न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करे, यानी न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना ये भी संविधान का कार्य है। यहाँ पे आपसे 3 पूछे गए एंड ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत एक्सप्लेन करना होगा आपको। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। भारत ने सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों अपनाई? तो अभी तक हमने पढ़ा था कि क्या फायदा है, क्या लाभ है। अभी हमने 2 नंबर में इस क्वेश्चन को देखा था एंड ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर में भी पूछा गया। तो सबसे पहले तो इसको समझना बहुत सरल है, आसान है ये चुनाव प्रणाली। चुनाव के समय मतदाताओं के सामने स्पष्ट विकल्प होता है कि किसको वोट देना है। कई सारे लोग खड़े होते हैं, कई लीडर खड़े होते हैं, उसमें आप किसी को भी वोट दे सकते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि संसदीय प्रणाली में स्थिर सरकार देने के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व आधारित चुनाव जो है उपयुक्त नहीं हो सकता। एक ये है। भारत जैसे विशाल उपमहाद्वीप देश के लिए जो है सबसे उपयुक्त है ये वाला जो है सिस्टम। एंड भारतीयों को इस प्रणाली के बारे में के बारे में पता था क्योंकि प्रांतीय सरकारों के चुनाव यानी पीएफपीटीपी प्रणाली का उपयोग करते होते देखा था इन्होंने, तो इनको इसके बारे में थोड़ा नॉलेज भी था, तो ये वाला अपनाया गया इसीलिए। इसी के आठवें में क्वेश्चन पूछा गया है भारत के चुनाव आयोग के कोई 3 कार्य। तो यहाँ पे कई सारे कार्य हैं जिसके अंदर जो है चुनाव करवाना, चुनाव की निगरानी रखना, रिजल्ट देना, चुनाव कौन जीता, चुनाव से पहले क्या-क्या होता है, वो सारी चीजें, निर्वाचन क्षेत्रों का देखना कि कहाँ-कहाँ पर चुनाव होगा, सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे चुनाव आयोग चुनावों की निगरानी और संचालन करता है। यह मतदाता सूची तैयारी पर्यवेक्षण करता है, यानी मतदाता की सूची तैयार करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करता है कि मतदाता सूची त्रुटियों से मुक्त हो। चुनाव आयोग चुनावों की निगरानी और संचालन करता है। दोबारा से आगे, यह चुनाव का समय भी निर्धारित करता है कि चुनाव किस समय पे होंगे, चुनाव कार्यक्रम कैसे तैयार होगा, ये सारी चीजें। चुनाव कार्यक्रम में चुनाव की जो है अधिसूचना हो गया, नामांकन, चुनाव की अधिघोषणा, नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तिथि, मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि और परिणामों की घोषणा शामिल है इसके अंदर। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग के पास स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेने की शक्ति भी होती है। तो ये है इनका कार्य। चुनाव आयोग का एक बेसिक का कार्य आप ये जान लीजिए कि चुनाव को करवाना है अच्छे तरीके से, बिना किसी धांधली के। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे। स्थायी कार्यपालिका के बारे में पूछा गया है, सरकार को शासन चलाने में किस प्रकार मदद करता है। तो स्थायी कार्यपालिका होती क्या है, आप सभी को पता होगा कि इसके अंदर जो भी लोग होते हैं वो सभी जो है एक, ये सबसे पहले जो है अस्थायी नहीं होते, स्थायी होते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका होती है, एक स्थायी कार्यपालिका होती है। स्थायी कार्यपालिका के अंदर जो भी लोग होते हैं वो स्थायी होते हैं। इनका जो है टाइम पीरियड एक लिमिट तक रहता है, यानी जब तक आप रिटायरमेंट की आयु तक नहीं पहुंच जाते, जब तक ये पद पे बने रहते। एंड ये क्या है, सरकार जो नेता होते हैं ना, उनकी मदद करते हैं कानून बनाने में, कानून निर्माण में, बहुत सारी चीजों में मदद करते हैं। तो उनको लागू करवाना किस तरह से, ये सारी चीजों में मदद करते हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नौकरशाही उसे ही कहते हैं एक तरह से, स्थायी कार्यपालिका को ही नौकरशाही बोलते हैं। एंड यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इनको जो चुना जाता है, पहली बात तो इनको चुनाव नहीं होता है,
इनका एग्जाम होता है, जो कि आप यूपीएससी सुने होंगे। यूपीएससी से ही जो है कई सारे पद निकलते हैं, जिसमें आईपीएस हो गया, आईएएस हो गया, ये वही लोग होते हैं। तो यही जो है स्थायी कार्यपालिका के अंदर आते हैं। आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हैं स्थायी कार्यपालिका के बारे में। हाँ, इसके बारे में आप विशेषताओं में लिख सकते हैं कि इनकी ये जो है, एक तो जो भी है अ, बहुत मतलब कह सकते हैं कि इनका माइंड बहुत अच्छा होता है। क्योंकि ये आईएएस, आईपीएस वाले आप सभी जानते होंगे, यूपीएससी जिन्होंने क्लियर किया है, वो नॉर्मल इंसान तो होंगे नहीं, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट जो है, सबसे मुश्किल एग्ज़ामों में इसकी गिनती होती है, सेकंड नंबर पे है ये। इससे फर्स्ट नंबर पे से चाइना का कोई है, सेकंड नंबर पे इंडिया का ये यूपीएससी है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो चुने गए लोग होंगे, जो भी बने होंगे इसके अंदर, तो वो कितने ही जो है ज्ञानी होंगे। आगे चलते हैं हम 8वें में, एंड 8वें में पूछा गया, भारत का राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख कैसे होता है? राष्ट्रपति की विशेष अधिकार लिखना। तो राष्ट्रपति जो है, भारत का राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख कैसे होता है, ये बताना है। तो भारत का संविधान संघ की कार्यकारी शक्ति औपचारिक रूप से राष्ट्रपति में निहित करता है। वास्तव में देखिए, अगर हम तो राष्ट्रपति इन शक्तियों का यूज जो है वो हम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली यानी मंत्रिपरिषद के माध्यम से करता है। ये आप देख सकते हैं राष्ट्रपति की क्या-क्या शक्तियाँ हैं, यहाँ पे कई सारी शक्तियाँ भी लिखी हुई है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी महत्वपूर्ण मामलों और विचार-विमर्श के बारे में सूचित होने का अधिकार है। प्रधानमंत्री वह सारी जानकारी देने के लिए बाध्य है जो राष्ट्रपति माँग कर सकता है। राष्ट्रपति अक्सर प्रधानमंत्री को लिखते हैं और देश के सामने आने वाले मामलों पर विचार व्यक्त करते हैं। प्रत्येक विधेयक कानून बनने से पहले जो राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए जाता है, ये आप लिख सकते हैं। एंड यदि किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलता, तो राष्ट्रपति इस निर्णय लेता है कि प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाएगा। ये इनके पास सबसे बड़ी शक्ति है। वीटो पावर यूज़ कर सकते हैं आप इसे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे पहले राष्ट्रपति के पास सहमति लेने के लिए तो वीटो पावर यूज़ कर सकते हैं वो, उन्हें जो है विलंब कर सकते हैं देने में, मंजूरी देने में। आगे जो क्वेश्चन रहता है आपका, संविधान निर्माताओं ने संसद के 2 सदन बनाने का निर्णय क्यों लिया? आप संसद के लोकसभा, ठीक है? लोकसभा एंड राज्यसभा, आप 2 सदन सुनते होंगे, 2 सदन क्यों बनाए गए? तो एक सदन में अगर कोई गलत फैसला एक सदन से पास हो जाए तो वो गलत होगा। क्योंकि एक ही सदन रहेगा, अगर लोकसभा ही रहेगा तो कोई फैसला जो है पास हो गया वो नुकसान कर सकता है, यानी गलत साबित हो सकता है। अब दो दूसरा रहेगा तो हम दूसरी बार भी जाँच कर सकते हैं, एक ये फ़ायदा रहेगा। तो ये सोच के जो है इन्होंने बनाया, आप यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है आंसर की, ये इस तरह से दिया हुआ था, आप इसे पढ़ सकते हैं। एंड 8वें में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों के बीच अंतर, तो लोकसभा और राज्यसभा में क्या-क्या अंतर पाया जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा पूरा का पूरा आंसर की, जो कि ऑफिशियल आंसर की है। इसको हमने सिर्फ जो है आपके लिए मर्ज कर दिया है, यानी क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें बना दी तो आपको आपको जो है ईज़ी लगे। ठीक है? तो आपके सामने क्वेश्चन है, आंसर है, आपको ईज़ी लगेगा, क्योंकि मार्किंग स्कीम जो आया है, एक तो दिया नहीं जाता है ऑफिशियली किसी को, टीचर के पास ही रहता है ये। तो हमने भी जो है उन्हीं से देख के उन्हीं उन्हीं को देख के हमने भी इसे जो है बनाया है, एंड वही जो है मार्किंग स्कीम है ये बिल्कुल सेम। तो ये आपका पूरा पेपर है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड दोबारा इसलिए बता दे रहे हैं ताकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे, देखिए मिड टर्म का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है ना ये वाला, तो ये मत सोचिए कि जो आपके ये क्वेश्चन थे आप दोबारा आएँगे नहीं। फाइनल में आपका पूरा सिलेबस आएगा। तो फाइनल के अंदर जो पूरा सिलेबस आएगा तो इन क्वेश्चंस को भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये हाफ आपका सिलेबस लगभग हो गया है, तो इनको आपको जो है कर लेना चाहिए, आगे आपको काम आएगा, क्योंकि फाइनल भी होगा तो उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बाकी ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का मिड टर्म का जो आंसर की है पॉलिटिकल साइंस का, एंड ये मॉर्निंग शिफ्ट का है, इवनिंग शिफ्ट का मैं जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। बाकी कोई डाउट रह जाता है आपका तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, साथ ही साथ कृष्णा साहनी 08 करके जो है आप सर्च कर सकते हैं, कृष्णा साहनी 08 करके। कोई डाउट रहता तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। चलिए यही था आज का वीडियो, एंड पॉलिटिकल साइंस का हमने आंसर की देख लिया। जल्दी मैं और सब्जेक्ट का और इवनिंग शिफ्ट का भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दूँ। बाकी यही था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, जिसमें सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पे क्लिक करने के बाद बेल के आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आप तक वो नोटिफ़िकेशन पहुँच जाया करे। चलिए यही था आज का वीडियो, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।